क्या होता है जब जिम क्रो साउथ के आघात का सामना एक प्राचीन, अलौकिक बुराई से होता है। आपको मिलती है रयान कुगलर की 2025 की मास्टरपीस सिनर्स, एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक वैम्पायर स्लेशर नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक चोरी, ब्लूज संगीत की जड़ों और स्वतंत्रता की कीमत के लिए एक भव्य, खूनी और दुखद रूपक है। आज हम शुरू से अंत तक सिनर्स की पूरी कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं। हम हर क्रूर मौत, कुगलर के अद्वितीय वैम्पायर्स के नियमों को कवर करेंगे और इस फिल्म में छिपे अर्थों, रंग, सिद्धांत और राक्षसों की वास्तविक पहचान में गहराई से उतरेंगे। आगे बहुत सारे स्पॉइलर होंगे, इसलिए यदि आपने माइकल बी जॉर्डन को इस दशक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा है तो जाकर इसे देखें, अन्यथा चलिए ज्यूक जॉइंट में कदम रखते हैं। हमारी कहानी 15 अक्टूबर 1932 को शुरू होती है। हम जुड़वा भाइयों एलाइजा स्मोक और इलायस स्टैक मूर से मिलते हैं। दोनों का किरदार माइकल बी जॉर्डन ने बेहतरीन तरीके से निभाया है। वे प्रथम विश्व युद्ध के दिग्गज हैं जिन्होंने पिछले 7 साल शिकागो आउटफिट के लिए काम करते हुए बिताए हैं। अब वे क्लार्कसरेल, मिसिसिपी में अपने घर वापस आ गए हैं और मोक्ष पाने के लिए माफिया के चुराए हुए पैसे का उपयोग कर रहे हैं। उनकी बड़ी योजना हॉगवुड नाम के एक नस्लवादी गोरे जमींदार से एक बंद पड़ी आरा मिल खरीदे और इसे स्थानीय अश्वेत समुदाय के लिए एक ज्यूक जॉइंट में बदल दे। भाइयों को मनोरंजन की आवश्यकता है, इसलिए वे अपने छोटे चचेरे भाई सैमी को काम पर रखते हैं। सैमी एक विलक्षण प्रतिभा का धनी है, लेकिन उसके पिता पादरी जेरिदियाह उसे ब्लूज बजाने से मना करते हैं। इसे शैतान का संगीत कहते हैं। स्टैक सैमी को एक गिटार देता है जो कभी ब्लूज लेजेंड चार्ली पैटन का था और सैमी बजाने के लिए सहमत हो जाता है। जुड़वा भाई रात होने तक ज्यूक जॉइंट खोलने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हम मुख्य समुदाय से मिलते हैं। ग्रेस और बो चाओ, एक चीनी अमेरिकी जोड़ा जो स्थानीय किराने की दुकान चलाते हैं और जॉइंट को सामान देते हैं। कॉर्नब्रेड, एक विशाल खेत मजदूर जिसे बाउंसर के रूप में काम पर रखा गया है। और दिग्गज शराब प्रेमी पियानो वादक डेल्टा स्लिम, हम स्मोक की अलग हो चुकी पत्नी एनी से भी मिलते हैं। वह हुडू का अभ्यास करती है और उसने जुड़वा बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मोजो बैग बनाया है। हालांकि स्मोक कड़वाहट में है क्योंकि उसका जादू उनकी नवजात बेटी को नहीं बचा सका जिसका निधन हो गया था। वह उससे जॉइंट के लिए खाना पकाने की विनती करता है, यह स्वीकार करते हुए कि वह अभी भी उससे बहुत प्यार करता है। इस बीच स्टैक की मुलाकात मैरी से होती है जो उसकी पूर्व प्रेमिका है। मैरी अश्वेत वंश की एक गोरी दिखने वाली महिला है और स्टैक ने उसे वर्षों पहले उस हिंसक नस्लवादी समाज से बचाने के लिए छोड़ दिया था जिसमें वे रहते हैं। लेकिन जब समुदाय इकट्ठा होता है तो जंगल में कोई शिकार कर रहा होता है। हमारा परिचय रेमिक से होता है जो एक प्राचीन आयरिश वैम्पायर है। उसका शिकार चोकटाव घुड़सवारों द्वारा किया जा रहा है जो जानते हैं कि वह क्या है। हताश होकर रेमिक एक स्थानीय कू क्लक्स क्लान जोड़े के घर में शरण लेता है। जैसा कि अपेक्षित था, रेमिक उन्हें अपना गुलाम बना लेता है और अपना समूह स्थापित करता है। उद्घाटन की रात आती है और यह बेहद रोमांचक है। ज्यूक जॉइंट एक अभयारण्य बन जाता है, लेकिन जब सैमी डेल्टा स्लिम के साथ मंच पर आता है तो फिल्म जादुई यथार्थवाद में बदल जाती है। सैमी का ब्लूज संगीत उत्कृष्ट है। कुगलर संगीत को एक शाब्दिक आह्वान अनुष्ठान के रूप में मानते हैं। जैसे ही सैमी बजाता है, अतीत और भविष्य के अश्वेत कलाकारों के भूत कमरे में दिखाई देते हैं। पश्चिम अफ्रीकी ग्रियोट्स, 1950 के रॉक एंड रोलर्स और 90 के दशक के हिप हॉप डीजे। यह एक सुंदर दृश्य है जो दिखाता है कि कैसे ब्लूज सभी आधुनिक पॉप संस्कृति की नींव है, लेकिन वही जादू एक संकेत के रूप में कार्य करता है। रेमिक और उसके नए बने क्लान वैम्पायर उस पारलौकिक ध्वनि की ओर खींचे चले आते हैं। यही कुगलर अपने वैम्पायर नियम स्थापित करते हैं। ये वैम्पायर एक हाइव माइंड साझा करते हैं, अपने व्यक्तित्व को बनाए रखते हैं, लेकिन सभी यादें साझा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे बिना बुलाए किसी भी इमारत में प्रवेश नहीं कर सकते। रेमिक दरवाजे पर आता है, प्रवेश के बदले में कंपनी की मुद्रा और संगीत की पेशकश करता है, यह दावा करते हुए कि वह एक यात्रा करने वाला संगीतकार है जो समानता में विश्वास करता है। स्मोक अपनी वृत्ति पर भरोसा करते हुए उन्हें प्रवेश से मना कर देता है। यहीं पर त्रासदी होती है। जुड़वा भाइयों को एहसास होता है कि स्थानीय लोग कंपनी की मुद्रा में भुगतान कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि जॉइंट भारी नुकसान में चल रहा है। स्टैक, जो हमेशा आवेगी रहता है,
पैसे की शिकायत करता है मैरी, मदद करने की चाह में बाहर कदम रखती है, यह देखने के लिए कि क्या रेमिक के पास वास्तव में असली नकदी है। जैसे ही वह दहलीज की सुरक्षा छोड़ती है, रेमिक उसे वैम्पायर में बदल देता है। मैरी के जाने के बाद जुड़वा भाई पार्टी रद्द कर देते हैं और ग्राहकों को घर भेज देते हैं। जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं, उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है और अंधेरे में उनका कत्लेआम किया जाता है। स्टैक मैरी को खोजने बाहर जाता है और उसे काट लिया जाता है, जिससे वह खुद एक वैम्पायर बन जाता है। वह स्मोक पर हमला करने के लिए वापस अंदर दौड़ता है, लेकिन एनी मसालेदार लहसुन के रस के जार का उपयोग करके उसे पीछे धकेल देती है। एनी तुरंत पहचान लेती है कि वे किससे निपट रहे हैं और जीवित रहने के नियम निर्धारित करती है। कोई निमंत्रण नहीं और उन्हें केवल धूप चांदी या लकड़ी के खूंटे से मारा जा सकता है। एक क्रूर गतिरोध शुरू होता है। रेमिक सैमी को चाहता है। उसे एहसास होता है कि सैमी का संगीत उसे अपने खोए हुए आयरिश पूर्वजों से जुड़ने में मदद कर सकता है। वह बचे हुए लोगों को चेतावनी देता है कि हॉगवुड, जो वास्तव में स्थानीय केकेके का प्रमुख है, वैसे भी भोर में जॉइंट पर छापा मारने की योजना बना रहा है, उन्हें मजबूर करने के लिए। रेमिक चाओ परिवार की युवा बेटी लिसा का शिकार करने की धमकी देता है। ग्रेस चाओ, यह महसूस करते हुए कि कोई अन्य रास्ता नहीं है, परम बलिदान देती है। वह आधिकारिक तौर पर वैम्पायर्स को अंदर आमंत्रित करती है ताकि वह अपने बच्चे तक पहुंचने से पहले उन्हें मारने की कोशिश कर सके। तबाही मच जाती है। वैम्पायर जॉइंट में घुस आते हैं अराजक। खूनी लड़ाई में ग्रेस, बो, डेल्टा स्लिम और दुखद रूप से एनी सभी मारे जाते हैं। मैरी एनी की मृत्यु से तबाह होकर रात के अंधेरे में भाग जाती है। अंत में बात सैमी और स्मोक पर आती है। सैमी रेमिक पर प्रहार करने के लिए अपने चांदी की परत वाले गिटार का उपयोग करता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। स्मोक फायदा उठाता है और प्राचीन वैम्पायर के सीने में एक दांतेदार लकड़ी का खूंटा गाड़ देता है। जैसे ही सूरज उगता है, पराबैंगनी प्रकाश आरामिल में प्रवेश करता है। शेष वैम्पायर भीड़ को भस्म कर देता है। दुस्वप्न खत्म हो गया है, लेकिन स्मोक के पास कुछ नहीं बचा है। वह अपने वैम्पायर भाई स्टैक को इस शर्त पर छोड़ देता है कि स्टैक सैमी को हमेशा के लिए अकेला छोड़ देगा। स्मोक सैमी को सुरक्षा के लिए दूर भेज देता है, यह जानते हुए कि केकेके आ रहा है। स्मोक हॉगवुड और उसके आदमियों का सामना करने के लिए बाहर जाता है। वह उन्हें मारने में सफल होता है, लेकिन उसे एक घातक गोली लग जाती है। उसके अंतिम क्षणों में हम स्मोक को दूसरी दुनिया में जाते हुए देखते हैं, जहां वह एनी और उनकी नवजात बेटी के साथ फिर से मिल जाता है। फिल्म 60 साल आगे शिकागो 1992 में जाती है। सैमी ने अपने पिता की बात नहीं मानी, अपने संगीत का पीछा किया और एक महान ब्लूज कलाकार बन गया। एक प्रदर्शन के बाद उसके ड्रेसिंग रूम में दो लोग आते हैं जिनकी उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी है, स्टैक और मैरी। स्टैक सैमी को बताता है कि उसने स्मोक से किया अपना वादा निभाया। वह सैमी को अमरता का उपहार प्रदान करता है, हमेशा के लिए संगीत बजाने का मौका। सैमी मुस्कुराता है लेकिन मना कर देता है। 1932 की उस रात की भयानक हिंसा और नुकसान के बावजूद सैमी मानता है कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि इसने उसकी सच्ची आवाज को जन्म दिया। स्टैक उदासी से सहमत होता है, यह देखते हुए कि यह आखिरी बार था जब उसने अपने भाई को देखा था, आखिरी बार उसने सूरज देखा था और एकमात्र समय था जब वे सभी वास्तव में स्वतंत्र थे। सैमी उनके लिए एक आखिरी गाना बजाता है और वे अमर रात में बाहर चले जाते हैं। अब आइए बात करते हैं कि सिनर्स वास्तव में क्या कहने की कोशिश कर रही है। कूगलर ने सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बनाई, उन्होंने अश्वेत कला के बारे में एक गहरा बयान दिया। सबसे पहले आइए सांस्कृतिक विनियोग और उपनिवेशवाद के रूप में वैम्पायरवाद को देखें। सिनर्स में वैम्पायर उपनिवेशवाद और अश्वेत संस्कृति के शोषण का एक सीधा रूपक है। जैसा कि फिल्म में डेल्टा स्लिम कहता है, गोरे लोगों को ब्लूज बिल्कुल पसंद है, उन्हें बस इसे बनाने वाले लोग पसंद नहीं है। वैम्पायर अश्वेत कला के जादू की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन समुदाय में शामिल होने के बजाय वे इसका उपभोग करना चाहते हैं। रेमिक सचमुच सैमी के पीढ़ीगत आघात और संगीत प्रतिभा का उपयोग अपने स्वयं के आयरिश पूर्वजों को बुलाने के लिए करना चाहता है। वे खुद को बनाए रखने के लिए रचनाकारों के जीवन को चूस लेते हैं। यह इस बात का एक आदर्श रूपक है कि कैसे हाशिए की कला को अक्सर इसकी जड़ों से छीन लिया जाता है और मुख्यधारा की संस्कृति द्वारा इसका व्यवसायीकरण किया जाता है।
ध्यान दें कि वैम्पायर जबरदस्ती अंदर नहीं आते। उन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए। ये दर्शाता है कि कैसे प्रणालीगत शोषण अक्सर खुद को एक व्यावसायिक अवसर के रूप में छिपाता है, ठीक वैसे ही जैसे रेमेक कंपनी की मुद्रा की पेशकश कर रहा था। इसके बाद स्मोक और स्टैक का रंग सिद्धांत है। जुड़वा भाइयों को रंग से दर्शाया गया है। स्मोक हमेशा नीले रंग में लिपटा रहता है, जबकि स्टैक लाल रंग में। नीला रंग जड़, परंपरा और समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। स्मोक कुछ स्थायी बनाना चाहता है। लाल रंग व्यवधान, आवेग और खून का प्रतिनिधित्व करता है। स्टैक को जल्दी गुस्सा आता है और वही अंततः वैम्पायर्स का शिकार होता है। जब मैरी, जो सफेदी से जुड़ी है और गुलाबी रंग पहनती है, संक्रमित हो जाती है, तो यह अंतर को पाट देती है, जिससे लाल व्यवधान नीले अभयारण्य को नष्ट कर देता है। फिल्म के अंत तक ज्यूक जॉइंट की नीली रोशनी पूरी तरह से नारकी खूनी लाल रंग में बदल जाती है। अंत में आइए एक पवित्र स्थान के रूप में ज्यूक जॉइंट पर चर्चा करें। जिम क्रो साउथ में चर्च को एकमात्र सुरक्षित स्थान माना जाता था, जबकि ज्यूक जॉइंट्स को पाप का अड्डा कहा जाता था। लेकिन कूगलर इसे पलट देते हैं। ज्यूक जॉइंट सच्चा अभयारण्य बन जाता है। पापी वे हैं जो अपनी जमीन पर डटे रहते हैं, असली बुराई से लड़ते हैं और एक दूसरे की रक्षा करते हैं। सैमी का संगीत राक्षसी नहीं है, यह एक आध्यात्मिक पुल है जो सदियों के साझा इतिहास को जोड़ता है। सिनर्स एक विजय है। माइकल बी जॉर्डन का दोहरा प्रदर्शन आश्चर्यजनक है, जो स्मोक के जमीनी संयम को स्टैक की दुखद अनियमित ऊर्जा के साथ संतुलित करता है। यह एक ऐसी फिल्म है जो हमें अपने इतिहास, उस कला जिसका हम उपभोग करते हैं और इसे बनाने के लिए बहाए गए खून को देखने के लिए कहती है। आप लोगों को सिनर्स कैसी लगी? क्या आपने कोई और छिपी हुई बात पकड़ी या अंत के बारे में आपके कोई अलग सिद्धांत हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया उस लाइक बटन को दबाएं। अधिक विस्तृत विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।